जब कैरेक्टर हमारा दलित हो, ट्रांस हो या क्वेयर हो, तो उनको कुछ बॉक्सेस में हमेशा फिट किया जाता है। मंजू माई थी नहीं ओरिजिनल स्क्रिप्ट में। इस फिल्म में जहां हम इतनी अलग अलग औरतों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम क्यों ना ऐसी एक औरत दिखाएं जिन्होंने संघर्ष करके एक तरह से फ्रीडम, इंडिपेंडेंस पाया हो। क्या सिनेमा औरतों को एक पर्टिकुलर बॉक्स में फिट करता है? क्या उसका टैलेंट देखने से पहले उसका शरीर, उसका रंग, रूप, उसकी भाषा वो कहाँ से आ रही है? लहानपणापासून आपण बघत आलोय सौंदर्याला एका साचेबंद पद्धतीत बांधलंय सगळ्यांनी. टीव्हीमध्ये आम्ही लहानपणी बघायचो की अरे हे किती सुंदर दिसतंय, म्हणजे आपण कुरूप दिसतोय हे कोणीतरी आपल्यावरती बिंबवले लहानपणापासून. तो मेरी पहली मेमोरी जो फिल्मों को लेकर है वो है खिड़की बंद। अगर आप चुपके से किसी की खिड़की में झांकते हो तो वो शायद एक बार आपको खिड़की से देखने देगा, 2 बार देगा, वो तीसरी बार खिड़की बंद करेगा। अब ज़रूरत है इनोवेटिव चीज़ें करने की, और जो लोग जिनके पास नई थिंकिंग है, न्यू एज थिंकिंग है, न्यू मीडिया थिंकिंग है, उनको बैक करने की, उनको आगे लाने की। तो इस तरीके से धीरे 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 आई थिंक चेंज स्टार्ट हो सकता है। द इंस्टाग्राम क्रिएटर लाइफ ऑफ Yes, पूजा है ना, yes. एक बहुत बड़ा एक डिस्कोर्स हुआ उनकी ज़िंदगी। काफ़ी लोग बहुत औचक्का रह गए कि वो एक ऐसी चीज़ कर रही है जो शायद हम ड्रीम ही कर रहे हैं अभी तक। हमारा जो गाना है परदेसी परदेसी जाना नहीं, वहाँ पे मैंने बंजारा औरतों को देखा, वो दारू पी रही है, दारू की बोतल फोड़ रही है। मैंने बोला 1 मिनट, हमारी औरतें ऐसे नहीं है। बंजारा औरतों ने संस्कृति निर्माण की है, ऐसे कई रिसर्च बताते हैं। भाषा, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा वहाँ पे है, पहनावा। और अगर हम यकीन माने तो इनके आंखों के कलर, इनके बालों के कलर, इनके स्किन कलर आज रेड कार्पेट का हिस्सा है। उसके आते ही ठंडी हवा से चलने लगती है, जो उसके सुंदर लंबे सिल्की काले बालों के साथ खेलती है। बैकग्राउंड में कहीं एक रोमांटिक सा म्यूजिक बज रहा है। कैमरा उसके सैंडल से शुरू होता है तो उसकी गोरी चिट्टी कमर, चिट्टियां कलाइयां और उसके चेहरे तक आते आते उसके नाजुक होठ, गहरी आंखें, ये सब कुछ एकदम स्लो मोशन में दिखाता है। वैसे फ्रेम में और भी बहुत लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, एक पूरी दुनिया है। लेकिन सबसे सुंदर तो अपनी झिलमिल शर्मा है, इस फिल्म की हीरोइन। फिल्म की नहीं, उस हीरो की हीरोइन जो इस फिल्म का लीड है। नाउ टेल मी, वर यू एबल टू इमेजिन दिस सीन? हमने कई बार ऐसे सीन देखे हैं अगेन एंड अगेन इन हिंदी सिनेमा, बट द क्वेश्चन इज, वर यू एबल टू स्पॉट द पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस सीन? कि जब एक औरत को जब स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है और कितना दिखाना है। हाय, आई एम मयूरा एंड यू आर वाचिंग लाइट्स कैमरा विमेन एट जेन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय सैनिकअप एंड को पावर्ड बाय फॉरेस्ट आसाम टी। जैसे सैनिकअप ब्रेक्स द साइलेंस अराउंड पीरियड्स डिस्कोर्स, वैसे ही लाइट्स कैमरा विमेन ब्रेक्स द साइलेंस अराउंड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ cis heterosexual male सवर्णा गेज इन सिनेमा। और ऐसे 10 सक्सेसफुल शॉर्ट एपिसोड्स के बाद आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ एक थॉटफुली क्यूरेटेड पैनल। ऐसी महिलाओं को यहाँ लेकर आई हूँ जो इन नॉर्म्स को अपने काम से हमेशा ही चैलेंज करते आए हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस देम, द ब्यूटिफुल पैनल विथ मी। सबसे पहले महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री, लक्षात घ्या, लाडकी अभिनेत्री जी वर्सेटाईल ॲक्टर आहे। खरं सांगू तर मला असं वाटते की आपण अख्ख्या बॉलिवूडमध्ये जेवढे डायव्हर्स फिमेल कॅरेक्टर्स बघितले नसतील तेवढे एकट्या वनिताने आपल्याला दाखवलेच आहेत। वेलकम वनिता। थँक यू. Next we have Zina Sagar with us, a dynamic personality, a trans woman, filmmaker, and the very first Dalit trans woman to step into producing. And she's also creating a platform for all the marginalized people to come into filmmaking, and that's a really big thing. That means bringing stories and also challenging the structure. That's a great job. Welcome. Thank you so much. The next name is a popular, a known face.
हमारे साथ है एक ऐसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन्होंने हमेशा ही ऐसे स्टोरीज को बैक किया है जो एक्सपेक्टेड गेज को हमेशा से ही चैलेंज करती आई है, लाइक ब्रिंगिंग द रियल नैरेटिव्स, द रिलेटेबल वंस, और ऐसे स्टोरीज को मेन स्ट्रीम सिनेमा जिसे हम कहते हैं वहाँ तक, यानी कि बड़े पर्दे तक पहुँचाया है। वी हैव किरण राव विद अस। Thank you for having me. And last but my most favorite, bringing the reality from the ground itself, the lens from the ground itself, an Ambedkarite anti-caste feminist activist, दीपा पवार, जो कि अपनी अनुभूति को यहाँ भारत में और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक पहुँचा चुकी है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई एम रियली रियली ग्लैड दैट यू ऑल अग्रीड और हम सब आज यहाँ पर हैं। आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग कि इस चर्चा में हमको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, सीरियसली। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ यू, आई एम नॉट परफॉर्मिंग, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू दैट। तो क्या हम शुरू करें? जी। मेरा पहला सवाल जाएगा दीपा ताई के लिए। लाइक बिफोर वी गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ फिल्म एंड फिल्म मेकिंग एंड एवरीथिंग, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि हम फिल्में जब देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं? क्या आपकी पहली कोई ऐसी मेमोरी है फिल्म्स के साथ जहाँ पर आपको लगा हो कि हाँ, ये जो मेरी दुनिया है वैसे ही तो सिनेमा में भी दिख रही है, या फिर हो सकता है बिल्कुल उल्टा कि मेरी रियलिटी और सिनेमा इसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, वो एकदम एलियन लगता हो? मैं जानना चाहूँगी कि आपका क्या अनुभव रहा है, क्या एंगेजमेंट रहा है सिनेमा के साथ? सबको जय भीम, जोहार और सतरंगी सलाम। फिल्मों की जब बात आती है तो फिल्मों से नाता जोड़ने के पहले ऐसे कई समुदाय हैं जो फिल्में देख ही नहीं पाते हैं। तो मैं तो घुमांतू जनजाति से हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारे बचपन में जो था वो फिल्में हर किसी के घर में होती ही नहीं थी। तो कस्बे में, छोटे मोटे गाँवों में या शहरों की भी बस्तियों में कुछ खास घरों में ही टीवी होते थे। तो मेरी पहली मेमोरी जो फिल्मों को लेकर है वो है खिड़की बंद, कि अगर आप छुपके से किसी की खिड़की में झांकते हो तो वो शायद एक बार आपको खिड़की से देखने देगा, 2 बार देगा, वो तीसरी बार खिड़की बंद करेगा। मुझे एक भी फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा था जो मैंने 3 घंटा बैठ के देखी होगी। घर में तो टीवी था ही नहीं, और लोगों के घर में आप 3 घंटा नहीं बैठ सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उम्र के कितने तो सालों तक ये फिल्म का डायलॉग ये फिल्म का है, ये मेमोरी मेरी नहीं बन पाई थी। आगे जाकर देखती हूँ और फिल्मों को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो सच में इस पैनल के लिए नहीं लेकिन फिल्में मुझे कनेक्ट ही नहीं होती है। उसका सबसे मेन काम है, मैं अपनी माँ को पूछती थी कि माँ, फिल्मों के अंदर जो है लोग जॉगिंग को जाते हैं, कुत्ते लेकर दौड़ने को जाते हैं, फिर वो टेबल पे आते हैं और रेगुलर वो जैम ब्रेड खाते हैं, फिर वो हर आधे आधे घंटे में कॉफ़ी पीते हैं, तो मतलब यहाँ पे चला क्या है? तो माँ बोलती थी वो फिल्में है ना, वो सच्चाई नहीं है। राइट, वो सच्चाई नहीं है, वो फिल्में है। तो मैं माँ को सवाल पूछती थी कि ये लोग मेहनत कब करते हैं, काम कब करते हैं, पेट पानी चलाने के लिए ये लोग कुछ करते भी है कि नहीं करते हैं? क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सुबह 7 से रात के 8 बजे तक बस काम ही करते देखती थी। और मुझे लगता है कि जब छोटा मोटा डब्बा टीवी घर में आने लगा और जब हम फिल्में देखने लगे तो फिर भी 3 घंटे की फिल्म हम नहीं देख पाते थे। तो मयूरा, मैं कहूँगी कि 3 घंटे 2.5 घंटे बैठकर फिल्म देखना एक बहुत ज़्यादा संख्या में होने वाले कम्युनिटी के लिए प्रिविलेज नहीं है। और शायद इसीलिए तब बायोपिक चलता था कि उनको शायद पता था कि जो श्रमजीवी और मेहनत का समुदाय है वो 3 घंटे बैठकर नहीं देख सकता था। तो वो 1 घंटा आज फिल्म दिखाते थे, दूसरा घंटा कल होता था, और तीसरा घंटा जो है वो तीसरे दिन होता था, अगर आपको याद है। 3 हिस्से में फिल्में होती थी। मुझे नहीं पता, मैं ऐसे आर्टिकुलेट कर रही हूँ कि क्यों उनको लगा कि फिल्मों को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। क्योंकि श्रमजीवी, मेहनतकश, घूमने वाले, भटकन समुदाय, नोमैडिक ट्राइब्स इतनी मेहनत करते हैं कि घर आने तक उनको लगता है कि हम मर जाए, सो जाए खाना खा के, तो वो 3 घंटे की फिल्म नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब थोड़ी समझ बढ़ने लगी, हम जिसे कहे कि एक एज में आते और लगता है कि फिल्में देखना अच्छा है, थिएटर में तो हम बहुत बाद में फिल्म देख पाए हैं। तो फिल्मों के अंदर मुझे ये गैप फील होते थे कि फिल्मों की भाषाएं हमारी नहीं है।
जैसे मैं नोमैडिक ट्राइब से आती हूँ तो मेरी मदर टंग अलग है, मेरी सैक्रेट लैंग्वेज अलग है, फिर मैं मराठी बोलती हूँ और फिर मैं हिंदी बोलती हूँ। तो हमारी शब्द सूची फिल्मों के अंदर नहीं है। हमारी वेशभूषाएं जो है वो फिल्मों के अंदर कम दर्जे की है, हल्के प्रति की है। तो मैं अगर अपनी माँ से, अपनी चाची से, दादी से उसको कंपेयर करूँ तो मुझे फिल्मों में सबसे निचले तबके पे होने वाली औरतों में अपने घर के सदस्य नजर आते। और जो एक्चुअली मेन कैरेक्टर है वहाँ पे मुझे लगता था इनसे तो हम डांट सुनते हैं, ये कभी खिड़की बंद करते हैं। तो फिल्मों के जो मेन कैरेक्टर है, अगर हम बात करें कि एक इंडियन हायरार्की की, तो वो बहुत ही ब्राह्मणिकल सिस्टम और सवर्ण ढांचे से आते हैं। तो मुझे लगता था कि ऐसे दिखने वाला जो इंसान है वो तो डांटता है, वो तो सामान हमारे बाप की दुकान पे जो है वो फेंक के जाता है, लेकिन वो यहाँ पे हीरो है। तो मेरा कभी कनेक्शन ही नहीं उस तरह से बिल्ड हो पाया। और ज़्यादातर अगर मैं जिस लोकेशन की बात करूँ, नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब को फिल्मों ने क्रिमिनल ही दिखाया है। तो मुझे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप जो है वो नज़र आता था। और लास्टली अगर कहूँ तो यहाँ की जो एक सभ्यता है जो बहुजन, आदिवासी और नोमैडिक की है, वो सभ्यता की झलकी जो फिल्मों में है वो है ही नहीं। जैसे मैं अगर 2 साइड प्लास्टिक टेंट में बड़ी हुई हूँ ब्रिज के किनारे, तो मुझे जब ये आलीशान महल दिखते हैं तो मुझे तो पता है इसके दरवाजे के अंदर मैं नहीं जा सकती हूँ, तो मैं 2 घंटा कैसे कंटिन्यू करूँ वो फिल्म देखना। तो मेरी सच्चाई से फिल्में मेली नहीं खाती है, मेरी अभिव्यक्ति फिल्में करती नहीं है, मेरा संघर्ष वहाँ पे गौन है, कम है। और मेरी जो सभ्यता है वो वहाँ पे हल्के दर्जे की, और अगर कहा जाए तो ज़्यादातर अपराधीकरण में आने वाले लोगों की सभ्यताओं में से आती है। तो इस तरह की फिल्मों में जो है मैं इतने सारे सवाल पूछती थी तो मुझे लोग बोलते थे जरा पिक्चर बघू देशील का, पिक्चर बघू देशील। और मेरा आज भी घर के अंदर वही है कि जब मैं फिल्में देखती हूँ मेरी फॅमिली मुझे ऐसे देखते पिक्चर बघू दे, नाही असं का केलं, हे प्रॉब्लेम है इकडे, हे असं करायला नको। तो फिल्में बहुत ज़्यादा हमें देखना चाहिए कि इवन मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में फिल्में ट्रिगर भी करती है। और कुछ खूबसूरत मेमोरीज भी है, ऐसे नहीं है बिल्कुल नहीं है। तो जिसे हम कहे कि कुछ खूबसूरत मेमोरी के अंदर सच में ऐसे कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर रहे हैं जिन्होंने जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश की है, लेकिन तभी भी डर लगता था कि इस जमीनी हकीकत में शायद हम गड़ ना जाए। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस फील होते हैं। मुझे लगता है कि इस पर हम आगे और बात करेंगे कि कब किस बात को किस तरह से तोड़ा गया। कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइपिंग तोड़ने वाले पैरेलल सिनेमा भी रहे। पर मुझे लगता है कि अब आपने जितना बोला दीपा था, मुझे लगता है कि लाइट्स कैमरा वुमेन का पूरा एपिसोड इसमें से भी निकल सकता है। इतनी गहरी बातें थी। दी एंड हो गया। लेकिन आप समझ लीजिए कि अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी ये पूरा पैनल बाकी है, हम अब सबको सुनेंगे। किरण, कमिंग टू यू, हम ये जो बड़े बड़े सेंटेंस सुनते हैं कि सिनेमा ये समाज का दर्पण है, आईना है, और जैसे समाज में होता है वैसे दिखता है। दीपा ताई ने तो पहले ही बोल दिया कि हमारा समाज शायद फिल्म मेकर्स को कहीं दिखता नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे भी बैकग्राउंड से आती है जो फिल्में बना रही है, फिल्मों को समझ रही है, फिल्मों के पूरे बनाने के प्रोसेस में आप रही है। आप जब फिल्में देखती होंगी तो आपका भी एक अलग नज़रिया होगा, लेकिन फिल्म भी आपको देख रहा है, फिल्म भी आपको देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, और सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि आपको लिमिट कर रहा है, आपको जज कर रहा है। ये क्या आपको कभी लगा, और लगा तो कौन सा वो मोड़ था जब आपको ये चीज़ समझ में आई? एक्चुअली मैं दीपा ताई से बहुत सहमत हूँ। मेरी भी एक तरह से वो एक्सपीरियंस तो नहीं रही, लेकिन मैं भी सिनेमा से बहुत देर से जुड़ी। हमारे पास हालांकि टेलीविज़न हुआ करता था तो कुछ फिल्में दिखाए जाते थे। मैं बहुत अभी बुज़ुर्ग हूँ, तो लेट 70s 80s में जब फिल्में देखते थे तो मैं ज़्यादातर जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स दिखाए जाते थे, जैसे श्याम बाबू के या जो अमोल पालेकर टाइप के फिल्म थे, वही देखा करती थी और मुझे मज़ा आता था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई नहीं हूँ सिनेमा से ग्रोइंग अप। थिएटर ज़्यादा पढ़ती थी, देखती थी, और उसमें मैं अपना मतलब बहुत ज़्यादा रुचि लेती थी। तो जब मैं सिनेमा पढ़ने लगी, फिर मैं ये सारी बातें इनके बारे में सोचने लगी कि सिनेमा से जो मायना निकलता है और जो हम अपने आप को उसमें, जैसे आपने कहा, फ्रेम्ड देखते हैं, जो हम एक तरह से अपने आप को दर्शाया हुआ
पाते हैं, उसमें मैं अपने आप को क्या पाई हूँ, और जब मैं अपनी फिल्में लिखती हूँ या बनाने जाती हूँ तो मैं किस लेंस से देखूँ, क्योंकि एक तरह से एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बहुत ही अपने आप को कंटेनिंग मल्टीट्यूड्स जैसे फील करती हूँ। मैं औरत भी हूँ, मैं अर्बन भी हूँ, ऑफ कोर्स मैं सवर्ण हूँ तो उसका भी एक प्रिविलेज है, लेकिन मैं उस गेज़ को बहुत तोड़ने की कोशिश में हूँ। तो एक तरह से भारत से हूँ, लेकिन दुनिया भर की फिल्में देखी हैं, तो एक तरह से यू नो, यू आर अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो जब फिल्में बनाते हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, वो जैसे आपने कहा हम फिल्म जो बनाते हैं वो दे फाइनली दे आर सीइंग अस, दे आर फ्रेमिंग अस, दे आर जजिंग अस, लेकिन जब हम फिल्म बनाते हैं तो किस लेंस से बनाते हैं और किसके लिए बनाते हैं, और हम कौन हैं, हमारी आवाज़ क्या है फिल्म के अंदर, व्हाट इज़ द सॉर्ट ऑफ पर्सन मेकिंग द फिल्म। और इंटरसेक्शनैलिटी भी बहुत उसमें ऑफ कोर्स प्ले करता है, और जैसे मैंने कहा मैं उस इंटरसेक्शनैलिटी को समझने की कोशिश अपने पोजीशन से करती आई हूँ। मेरा ये मानना है कि फिल्में एक्चुअली हमारे मानसिकता को बहुत अफेक्ट करती हैं, और जो फिल्में नहीं दिखाती वो एक्चुअली बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वी लीव आउट थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। what is absent is speaking very loudly in our cinema। तो बहुत सारे ऐसे डिस्कोर्स हैं जो हम छूते ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि कमर्शियल और एंटरटेनिंग सिनेमा में ये नहीं हम इनकी बातें कर सकते हैं, क्योंकि या तो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, या तो एक समाज के लोग या एक समूह को हम ऑफेंड करेंगे अगर हम ये दिखाएं तो ये सारी बातें जहन में रखते हुए हम फिल्म बनाते हैं। इन आवर फिल्म्स, द आर्ग्यूमेंट्स वी प्रेजेंट इन आवर फिल्म्स ultimately are always very very constrained and constricted, and so they are not really framing many of the important conversations of our time। जो बातें हम एक्चुअली हमें करनी चाहिए अपने ब्रॉड समाज के साथ, वो हम कर नहीं पाते हैं, और वो एक्चुअली आउटसाइड द फ्रेम ही रह जाते हैं। बिल्कुल मेरा ये मानना है। तो डू दे फ्रेम अस? यस दे डू, दे फ्रेम अस बाय इन एब्सेंस, इन आवर एब्सेंस। तो whether it's about women, it's caste, it's any kind of gender, and so in not addressing the big elephants in the room, we are in some way framing them। बिल्कुल सही कहा कि एक तरह से फ्रेम तो करता है, लेकिन उस फ्रेम के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई है। Coming to Zeena with this, when we say films are watching us, like Deepatai also told कि हमको तो नहीं देख रहे हैं। From your perspective, from your position, do you find it that films are very on purpose ignoring you, very on purpose, very consciously trying to ignore you, या अगर गलती से कभी दिखाते भी हैं तो क्या दिखाना है, ये सब कैसे सोचते होंगे? आपको आपके पोजिशनैलिटी से कैसा लगता है? Thank you so much. By the way, I completely agree with Deepatai and lot of points Kiran has put forward। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स पहलू है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, फिल्में कैसे बनाई जाती हैं, कैसे प्रेजेंट की जाती हैं, और कौन उनको देखता है, यानी कि जो इंडस्ट्री इसको सपोर्ट करती है इंडिया के अंदर, वो इसको कैसे समझती है इंटरनली। और उसके अंदर भी विभाजन है, बॉलीवुड का विभाजन है, इंडिपेंडेंट विभाजन है, और रीजनल विभाजन भी है, जिसमें रीजनल इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं काफ़ी सारी। और ओवर लास्ट 30 years और 40 साल जितना हम कह सकते हैं, 1992 स्पेशली आफ्टर लिबरलाइजेशन, लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग इन सम वेज इंटरनली, कि कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, क्या दिखाते हैं। मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ, और अभी इस दौर में OTT आ चुका है, विच हैज़ कम्प्लीटली ब्रोकन द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन सम वेज, विच मीन्स कि कैसे फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, ऑडियंसेस तक उनको लेके जाया जाता है। जब हम इस नज़रिए से देखते हैं पिक्चरों को कि उनकी एक वाइबिलिटी एज अ प्रोडक्ट जब बन जाती है, मतलब वो एक, जैसे ये मेंस्ट्रुअल कप है, राइट, ये एक टाइप का प्रोडक्ट है ये, राइट। अब इस प्रोडक्ट का एक मार्केट है, अब उस मार्केट के अंदर उसकी एक पोजिशनैलिटी है। इट हैज़ अ टारगेट ऑडियंस, it has certain values that it holds, it has copy, branding,
elements of capitalism that it enables a certain entity to drive profits, right? तो जब फिल्में एक व्यापार की तरह देखी जाती हैं तो इस व्यापार के अंदर जो डिस्कोर्स होता है या फिर जो डिस्कशन स्टार्ट होता है वो काफ़ी हद तक जिन लोगों का इस व्यापार में भागीदारी नहीं है उनकी भागीदारी इस डिस्कोर्स के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो एक ये सबसे बड़ा पॉइंट आई थिंक नॉट इवन एट द ऑडियंस। या सो अगर ऑडियंस एग्जिस्ट भी करती है तो उन ऑडियंसेस को काउंट नहीं किया जाता, राइट? अगर हम मान रहे हैं कि पूरा Not भारत, valued as हाँ audience. पूरा भारत अगर मान लीजिए 70% आबादी इंडिया में रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी प्लेटफॉर्म्स पे, अगर 70% लोग दलित बहुजन आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं तो उनका जो डिस्कोर्स है, सिनेमा हो गया, आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, उसके अंदर बहुत कम उनका रिप्रेजेंटेशनैलिटी है हर लेवल के ऊपर। तो इसका जो फनल इफ़ेक्ट होता है ना वो आपको रिपल की तरह सब जगह दिखेगा, पेंटिंग्स में दिखेगा, आर्ट्स में दिखेगा, राइट? तो सिनेमा उससे अलग नहीं है, सिनेमा एक इंटरकनेक्टेड मीडियम है, विच मीन्स कि वो आइसोलेटेड नहीं है किसी भी चीज़ से, वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, वो जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम के जो कि प्रेजेंट हैं अभी, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, और फिर जो लोग आने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, और फिर ऑडियंसेस जो शेप हो रही हैं उनके साथ। तो इट्स अ वीविंग कनेक्शन, राइट? अब इतने कनेक्शंस अगर एक थ्रेड के बन रहे हैं और वो थ्रेड पहले ही इनविजिबलाइजेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है कल्चरल वेल्थ का वो टॉप डाउन से होके ना ऊपर से आ रहा है। तो इस वजह से आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू होता है इसमें, स्पेशली मान लीजिए जो दलित फिल्में होती हैं या फिर जिनको दलित सिनेमा कहते हैं हम, जिनको क्लब करते हैं, कैटेगराइज, या फिर हम कहते हैं LGBTQIA स्टोरीज़, राइट? क्वियर एंड ट्रांस सिनेमा, और जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो कि शायद डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्विटी की तरफ थोड़ा सा रुझान होता है जिनका, डिसेबिलिटी लेट सिनेमा, उनके अंदर सेम डिस्कोर्सेस स्टार्ट हो जाते हैं आना। फिर कुछ टॉपिक्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे किरण ने कहा कि हम अगर उनको माउंट भी करें यानी कि उनको बनाने की अगर कोशिश करें तो कितना कहें, कैसे कहें और कैसे अपने आप को बचाएं उस बनाने के अंदर। एक ये बहुत बड़ी आई थिंक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि डर मन में, मैं एज अ प्रोड्यूसर अगर मान लीजिए बनाती हूँ कुछ ऐसा जो कि दलित वॉइसेस को एम्पलीफाई कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसी वॉइस को एम्पलीफाई कर रहा है जिसका मेजॉरिटेरियन व्यू पॉइंट इज़ नॉट वेरी कोहेसिव, या फिर देयर इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट देयर, एंड दैट डिसएग्रीमेंट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन इन फ्यूचर, राइट? अगर ऐसा है तो आप कैसे उसको ले जाएं आगे? फिर आपको बहुत ब्रेव, आउट ऑफ द बॉक्स, इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स में सोचना पड़ेगा। अब इन इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स को करने के लिए आपको इस इंडस्ट्री की जिसकी मैं बात कर रही थी उसके अंदर आपको अपनी पोजिशनैलिटी बनानी पड़ेगी, राइट? तो जब ये स्टार्ट होगा तब जाके कहीं रिप्रेजेंटेशन हम मोर देखेंगे। जस्ट टू से फ्रॉम माय व्यू पॉइंट, माय पर्सपेक्टिव ऑन, मान लीजिए कि जो पोजीशंस होती हैं इंटरनली विद इन आवर स्ट्रक्चर्स, जैसे मैं प्रोड्यूसिंग की बात करूं, हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूसर का रोल होता है वो अभी भी समझा नहीं जाता है अच्छे से कि वो है कौन, करते क्या हैं। लोग समझते हैं कि वो केवल पैसा लगाते हैं और पैसा लगा के फिल्मों में बस वो उसके बाद उसमें से कमा लेते हैं और बहुत सारा पैसा कमा के कहीं पे बैठे होते हैं। बट बहुत सारे तरह के प्रोड्यूसर्स एग्जिस्ट करते हैं इंडस्ट्री में, एक ही तरह के प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं। और प्रोड्यूसर्स एक कल्चरल ब्रिज होते हैं कैपिटल और आईपी के बीच में, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम जिसको बोलते हैं। ये एक नई तरह की ज़मीन है, जो ज़मीन है, ऐसी ज़मीन है जिस पे रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो जब जिस ज़मीन की हम अभी बात कर रहे हैं रियलिस्टिक में, वहाँ नहीं है रिप्रेजेंटेशन, तो एक ये नई जो ज़मीन बन रही है उस पर लाना कितना डिफ़िकल्ट होगा, एक ये भी चीज़ है। तो जब प्रोड्यूसर्स हमारे पास प्रैक्टिशनर्स नहीं होंगे सिनेमा स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो कि लिव्ड एक्सपीरियंस को फॉरवर्ड रख रहे हैं। मान लीजिए मैं अगर दलित बैकग्राउंड से आती हूँ,
और मैं एक एम्प्लीफिकेशन करना चाहती हूँ अपनी कम्युनिटी का, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप की फ़िल्म्स होती हैं, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे मेरे बचपन में नहीं दिखी कभी। ना मुझे मेरी बचपन में कभी ये दिखा कि ट्रांसनेस क्या होती है, उसका कोई नुआंस कॉन्वर्सेशन हुआ हो। मैंने हमेशा लोगों को मजाक उड़ाते देखा है हमारी आइडेंटिटीज़ के बारे में, हमारी चीज़ों के बारे में। और मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग और अथॉरिटी लेवल पे जो इंसान बना रहा है और शेप कर रहा है, जब उसका वो लिव्ड एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मिसमैच करता है या फिर वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं उसको, तब ये harm or violence of the same century old system gets perpetuated and it gets amplified over certain period of time. क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी ने आई थिंक मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मैं नाम नहीं लूँगी कौन है, लेकिन बहुत बड़ी हस्ती है वो सिनेमा में, और उन्होंने कहा था कि सिनेमा से कोई चेंज नहीं हो सकता, सिनेमा कुछ नहीं बदल सकता, सिनेमा केवल एक एंटरटेनमेंट का मीडियम है। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को कम्प्लीटली नकारती हूँ। मेरे हिसाब से जितनी भी मूवमेंट्स या फिर मीडिया शेप जैसी भी बनती है, जिस भी मूवमेंट की, ओवर टाइम, ओवर सेंचुरीज़, कहीं ना कहीं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। इतना बड़ा हाथ होता है कि शायद हम उसको समझ नहीं सकते हैं हमारे व्यू पॉइंट और मायोपिक व्यू पॉइंट से, और उसका जो फनल इफ़ेक्ट होता है वो पॉलिसी लेवल पे रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम करंट एटमॉस्फेयर की बात करें, जैसे कि जो ट्रांस एक्ट अभी आया है ना रिसेंटली, आई थिंक जीना उस पर हम और भी आगे बात करेंगे। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी ज़रूर कि जैसे हमने हमारे शॉर्ट एपिसोड्स में भी इसके बारे में बात की थी कि जब कैरेक्टर हमारा दलित हो, ट्रांस हो या क्वेयर हो, तो उनको कुछ बॉक्सेस में हमेशा फिट किया जाता है, या हमें उनको स्क्रीन पर देख के कभी हंसी आ रही है या फिर गुस्सा, किसी किसी फिल्म में तो उसको घिन के साथ भी दिखाया गया है, बहुत बहुत बुरी तरीके से दिखाया गया है, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन ये क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे की पूरी टेक्निकलिटीज़ अभी जीना आपने हमको बताई है। बहुत क्लियरली हमें लग रहा है कि कितने लेवल पर काम करना बाकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो elaborate about it and explaining us in depth. I would now come to वनिता. वनिता, आपण जेव्हा बोलतोय की सिनेमा कसा कोणाला बॉक्समध्ये करतोय, कोणाला फ्रेममध्ये करतोय, कोणाला फ्रेमच्या बाहेर काढतोय, बट एक कहीं ना कहीं एक समय लगा कि औरतों को भी सिनेमा में आने के लिए, लेकिन अब आ गई है, ठीक है, अब वो फ्रेम के अंदर है, लेकिन अब उसको कैसे दिखाया जा रहा है। तो बीइंग एन एक्टर, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, या फिर आप उस पोजीशन से कैसे देखती है कि क्या सिनेमा औरतों को एक पर्टिकुलर बॉक्स में फिट करता है? क्या उसका टैलेंट देखने से पहले उसका शरीर, उसका रंग, रूप, उसकी भाषा, वो कहाँ से आ रही है, क्या ये सारी चीज़ों को देखता है? और ॲज अन ॲक्टर आपके क्या ऐसे कुछ अनुभव भी रहे? हो, मला असं वाटतं की टॅलेंट बघायच्या आधी ती व्यक्ती कशी दिसते हेच बघितलं जातं. बऱ्याचदा असं होतं, आपण लहानपणापासून आपण बघत आलोय, सौंदर्याला एका साचेबंद पद्धतीत बांधलंय सगळ्यांनीच. आपल्याला दाखवण्यात आलं की सौंदर्य म्हणजे काय असतं, ब्युटी म्हणजे काय नेमकी. तर ब्युटी एक टिपिकल काय 0 साईज फिगर सगळ्यांना माहीत असते. तर एक ती फिगर, एक गोरा रंग, एक सुंदर सॉफ्ट केस, छान दात असलेले, बरीच सौंदर्याची जी व्याख्या आहे ती लहानपणापासून आपल्याला तशी दाखवत आली आहे. म्हणजे आपण जेव्हा टीव्हीमध्ये आम्ही लहानपणी बघायचो की अरे हे किती सुंदर दिसतंय, म्हणजे आपण कुरूप दिसतोय, हे कोणीतरी आपल्यावरती बिंबवले लहानपणापासून, म्हणून मला नेहमी त्या व्यक्तीसारखं व्हायचंय, मला हिच्यासारखं व्हायचंय, मला माझ्यासारखं व्हायचंय, हे कळण्यासाठी मला बरीच वर्ष गेली. आणि सिनेमांमध्ये ज्या स्त्रिया महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये किंवा सगळ्याच भूमिकांमध्ये काम करतात त्यांच्याबद्दल आदर आहेच, पण मला त्या स्त्रियांना बघायला आवडतात ज्या मला माझ्यासारख्या वाटतात. नेहमीच म्हणजे मी अशी नावं घेईन की मला तिलोत्तमा शोम ह्या प्रचंड आवडतात, कारण त्या ज्या पात्र साकारतात सिनेमांमध्ये त्या कुठेतरी माझ्या आजूबाजूला असलेल्या स्त्रियांना रिप्रेझेंट करतात पडद्यांवर. शेफाली शाह ज्या पात्र साकारतात ती पात्र मला खूप रिलेट करतात माझ्या आयुष्यात. सो स्त्रियांना, किंवा जर आपण म्हणू की माझ्यासारखी एखादी स्त्री सिनेमांमध्ये मेन स्ट्रीममध्ये कधीच दिसत नाही. आधीपासून आपण स्त्रियांना
किंवा माझ्यासारख्या बॉडी टाईप असलेल्या स्त्रियांना कधीच मुख्य भूमिकांमध्ये पाहिलेलं नाहीये. मी फार कमी पाहिलंय, मला माहित नाही इतरांनी पाहिलं असेल का नाही, पण नाही आठवत असं काही. हा म्हणजे मला तरी नाही आठवत. त्यामुळे मला असं वाटतं की लोक बघताना तसं प्रथमदर्शी मी कशी दिसतीये तर आपण हिला अशीच कास्ट करूया. मग तुम्ही काय विचार करता? कास्टिंग डिरेक्टरना मला प्रश्न विचारायचा की तुम्ही काय बघता, म्हणजे तुमच्याही डोक्यात तेच सौंदर्य फिट झालंय जे आतापर्यंत आपल्याला सांगण्यात आलंय. मग तुम्ही काय ब्रेक काहीच केलेलं नाही, जसंच्या तसं चालत आलंय. ते ब्रेक होणं खूप जास्त गरजेचं आहे. किरण मॅम सारख्या स्त्रिया जेव्हा सिनेमांमध्ये येतात तेव्हा तो सिनेमा वेगळा का होतो, तर त्यांचे विचार वेगळे आहेत म्हणून. तर अशा बऱ्याच स्त्रियांनी सिनेमांमध्ये येणं खूप जास्त गरजेचं आहे. लेखकांनी त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने विचार करणं खूप जास्त गरजेचं आहे आणि दिग्दर्शकांनी असे चेहरे मुख्य भूमिकांमध्ये आणण्यासाठी त्यांचे विचार बदलणं गरजेचं आहे असं वाटतं मला. मी एक छोटासा प्रश्न इथे परत ऍड करेन हां. की तुला कशा पद्धतीचे रोल्स करायला आवडतात. तू जेव्हा म्हणालीस की मला माझ्यासारखं बघायला आवडेल, तर आपको क्या लगता है कि कौन सा रोल है जो शायद आज तक बना ना हो, या फिर मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे दिखूं बड़े पर्दे पर. आजूबाजूला असलेला बराच वर्ग असं म्हणतो की अरे तू किती छान कॅरी करतेस, तू किती छान दिसतेस, म्हणजे ते मला रिलेट करतात. आणि हा जो वर्ग आहे तो प्रचंड मोठा वर्ग आहे. जो आतापर्यंत दाखवलेला सौंदर्य वर्ग आहे तो खूप छोटा आहे, म्हणून आपल्याला नेहमी त्यांच्यासारखं व्हायचं असतं. आणि मला ज्यांना मी रिलेट होते तर मला तशा स्टोरी प्रेझेंट करायला खूप जास्त आवडेल पडद्यावरती, ज्यांना बघून त्यांच्यामध्ये खूप जास्त कॉन्फिडन्स येईल, तो वाढेल आणि त्यांना असं वाटेल आपण नॉर्मल आहोत, आपण कुणी वेगळे नाही आहोत. आपल्यासारख्या मुलीवरती सुद्धा प्रेम करता येतं, प्रेम करतात. आपण फक्त एक हसवणारी व्यक्ती म्हणून पडद्यावरती मला प्रेझेंट व्हायला कधीच आवडणार नाही. जे मी करते त्याच्याबद्दल मला आदर आहे, पण मला वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये इतरांसमोर यायला खूप जास्त आवडेल जर कास्टिंग डिरेक्टरने आणि लेखकांनी माझ्याकडे तसं बघितलं तर. बिलकुल. हा, म्हणजे नाही एका साचेबद्ध याच्यात राहायला नाही आवडत. स्टिरियोटाइप्स ब्रेक झाले पाहिजे ना, ते ब्रेक होण्याची आत्ताच वेळ आहे. आणि कुठेतरी एकदा आपण कॉमेडी केली किंवा एकदा कुठेतरी एक छोटा रोल केला किंवा मोलकरणीचा केला किंवा असं काय, मग सारखे सारखे तसेच ऑफर होतात. खूप बऱ्याचदा असं होत असतं. हो. I would go back to Zina again here. When Vanita is saying how people have been typecasted or stereotyped, so यहाँ पर बात ये आती है कि who gets to tell their stories, and particularly when we are talking about women stories. और उसमें और एक लेयर अगर हम बात करते हैं कि विमेन के बाद एक ट्रांस वुमेन की भी बात करते हैं, तो वो एक रियल लाइफ में आउटसाइड सिनेमा भी अगर हम देखते हैं तो इट्स ट्रिपल ऑपरेशन एक तरह से देखते हैं. तो ये सिनेमा पे कैसा दिखाया जाएगा, तो वो पावर, वो पोजीशन जब आप प्रोड्यूसर बन के आती है तो क्या बदल सकता है? बहुत ही इसमें बहुत सारा ड्रीम है और इसमें बहुत सारा ख्याल है जो कि शायद अभी रियलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा, मैं ऐसा समझती हूँ. लेकिन अगर हमको एक आइडियल वर्ल्ड इमेजिन करना होता जिसके अंदर जो तरह तरह के नैरेटिव्स हैं, इवन विमेन लेड नैरेटिव्स के अंदर जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं विमेनहुड के, या फिर नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़, जेंडर डाइवर्स पीपल, जेंडर क्वियर पीपल, जिनको ओवरऑल हम क्वियर सिनेमा कहते हैं, और उसका बहुत सारा इंटरसेक्शन फेमिनिटी से भी होता है जो कि वुमनहुड से भी रिलेटेड है और वुमनहुड से ना भी रिलेटेड है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है. बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, यू नो, लाइक जेंडर इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ spectrum, Yes. just like what Kiran is Yes. saying. So it is very fluid. I was a woman, I always was one, but some women do not feel like that, right? And a lot of these things can change when the people, those who have lived through these experiences, like मान लीजिए जो लोग अपनी कहानी कहना चाहते हैं बड़े अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से, अगर उनको वो तालीम मिले कि ये तालीम सिनेमा की जो तालीम होती है, जो कि स्टोरी समझने की तालीम, स्टोरी बनाने की तालीम, कैमरा उठाने की तालीम है ना, और उसके बाद एक जो हमारा जो गेट कीपिंग का सिस्टम जो है काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स, एक यू नो कि कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं हैं, है ना, ये जो
का कहना है बार बार लोगों का कि या फिर आपको अगर करना ही है तो आप इतना बड़ा करो कि पहले ही डिसेबल हो जाओ, राइट? तो ये जो थिंकिंग बनी हुई है अभी लाइक करंट एटमॉस्फेयर के अंदर, इवन इन इंडिपेंडेंट सिनेमा, कि यू नो कि इफ़ आई वांट टू मेक अ फिल्म आई विल ऑलवेज गो फॉर 5 CR अमाउंट एंड बजट लाइक दैट. आई एम सेइंग देयर आर n number of ways of doing a rebellious way of filmmaking. Filmmaking is not limited to a few now, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे जा चुकी है और इतनी आगे जा चुकी है कि इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स कुछ स्टार्स से ज़्यादा कमा रहे हैं, राइट? सो जस्ट ऑन देयर आईफोन्स अगर ऐसा होने लग गया है तो जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है कंप्लीट, आई थिंक उसको हमको बहुत अच्छे से जो आर्क जो बन रही है अब एक डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ों की, आई थिंक उसको हमको राइट करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आई थिंक बॉलीवुड एट द सेम टाइम इट्स अ बिजनेस ऑफ वॉल्यूम्स, विच मीन्स लाइक वॉल्यूम्स में काम होता है वहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स में. लेकिन ओवर पास 5 years अगर आप डेटा देखें तो उनकी जो एग्जिबिशन है, उनके जो थिएटर्स हैं, वो ओवर द टाइम काफ़ी उनकी फुटफॉल कम हो रही है. फिल्मों के अंदर लोग कम जा रहे हैं. मैं तो कहूँगी कि जो डेटा है अगर वो ट्रांसपेरेंटली, अगर मे बी अगर कोई अथॉरिटी होती है उस डेटा को ट्रांसपेरेंटली अगर दिखाने के लिए, तो शायद हमको बहुत शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलते काफ़ी जगह काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में. तो अगर ऐसा हो रहा है 10-fold लेवल पे, तो अब ज़रूरत है इनोवेटिव चीज़ें करने की, एक ये, और जो लोग जिनके पास नई थिंकिंग है, न्यू एज थिंकिंग है, न्यू मीडिया थिंकिंग है, उनको बैक करने की, उनको आगे लाने की. तो इस तरीके से धीरे 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 आई थिंक चेंज स्टार्ट हो सकता है, और वो चेंज बहुत बुनियादी होगा कुछ लोगों के लिए, जैसे कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं भारत में, उनके लिए वो काफ़ी बुनियादी होगा, क्योंकि अभी हम बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं हमारे, उनके लिए काफ़ी बुनियादी होगा. और कुछ लोगों के लिए वो ऐसा दिख सकता है कि मे बी क्रिएटिंग एक्सेस फंड्स, नॉट मच अमाउंट, लाइक 10 लाख का एक फ़ंड अगर एग्जिस्ट करता है जो कि बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट? जैसे कि मैं समझती हूँ कि शायद केरला के अंदर एक फ़ंड एग्जिस्ट करता है उनकी सरकार के द्वारा, या फिर ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स अगर हैं तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव से स्टार्ट किया जा सकता है ऐसा डिस्कोर्स. बट द कॉमन एलिमेंट दैट आई वुड स्ट्रेस हियर इज़ कि ऑथरशिप इज़ द की, कि जो इंसान कहानी कहना चाह रहा है अपनी, उसको वो ऑथरशिप मिले, और उसका वो आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं हमारे समाज के अंदर, उसके अंदर उसकी भागीदारी हो, उस भागीदारी को वो आगे लेके जा सके, उस भागीदारी को कल्चरली आगे लेके जा सकते हैं अपने कल्चर के लिए. तो धीरे धीरे करके ये चेंज आ सकता है. काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया है, ट्राई कर भी रहे हैं अभी भी, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है. लेकिन इनोवेशन एंड नाउ अंडरस्टैंडिंग की एक पूजा जैसी क्रिएटर, लाइफ ऑफ पूजा, द इंस्टाग्राम क्रिएटर लाइफ ऑफ पूजा है ना, अभी एक बहुत बड़ा एक डिस्कोर्स हुआ उनकी ज़िंदगी के ऊपर, और काफ़ी लोग बहुत औचक्का रह गए कि वो एक ऐसी चीज़ कर रही हैं जो शायद हम ड्रीम ही कर रहे हैं अभी तक, हमारे पास रिसोर्सेज होते हुए भी. मैं कह रही हूँ उसके अंदर एक छोटी सी झलक है उस परिवेश की, हल्की सी एक झलक है, और उस झलक से शायद काफ़ी लोग डरते हैं, क्योंकि वो झलक अब फैल रही है तरह तरह से, और लोग समझने लग गए हैं कि हम खुद की चीज़ें कर सकते हैं. लोग सपोर्ट करने को भी रेडी हैं, कम्युनिटीज़ बन रही हैं, पूल कर रहे हैं लोग रिसोर्सेज कि क्या कर सकते हैं हम साथ में, कैसे आ सकते हैं हम आगे. तो और काफ़ी लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं. तो ऐसी चीज़ें करके आई थिंक डिसेंट्रलाइज चीज़ें सोच के इस हायरार्की हेजेमनी को तोड़ा जा सकता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. बिल्कुल सही कहा कि जब डिसेंट्रलाइज हो जाता है, जब रिसोर्सेस सब तक एक्सेसिबल हो जाते हैं, तो जो टैलेंट वो लोग जिनके पास वो रिसोर्सेस एक्सेस में थे और उसका कभी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं जिस तरह से देखती हूँ कि अगेन कास्ट, पैट्रियार्की, ये सारी चीज़ें आती है. तो पूजा जैसे जो क्रिएटर्स हैं, उनको देख के लोगों के जो प्रेजुडाइजेस है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है कि अरे ये गांव में रह रही है, इतने पुअर बैकग्राउंड से आ रही है, तो इतना आर्टिकुलेटेड कैसे हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि जब हम बोल रहे थे कि हु गेट्स टू टेल आवर स्टोरीज, ये कहीं ना कहीं
फिल्मों से जब हम बाहर सोच रहे हैं, हर तरह के कंटेंट के बारे में बात करें, तब वो आता है। यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं।